नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं ताल ठोक के। दोस्तों मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं ताल ठोक के, जहां मैं और आप और देश के 140 करोड़ लोग ताल ठोक के बात करेंगे सत्य की, ताल ठोक के बात करेंगे दोस्तों देश हित की, और ताल ठोक के बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रवाद की। दोस्तों आज देश ये सवाल पूछ रहा है कि क्या बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार तुष्टीकरण की रणनीति अपना रही है। दोस्तों इसके बारे में बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन है मेरे साथ AK वाजपेयी, स्पोक्सपर्सन ऑफ LJP जुड़ चुके हैं, राजकुमार भाटी स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ दिनेश वार्ष्णी लीडर CPI जुड़ चुके हैं, और मेरे साथ स्वयं पुरोहित जुड़ चुके हैं, TMC के स्पोक्सपर्सन। मैं रवि आपके पास आऊं, पहले मैं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास में और दिनेश वार्ष्णी जी के पास में आना चाहता हूं। सुधांशु जी, 30 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक काफी बड़ी घोषणा देश के सामने कर सकते हैं। अब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि CA के नोटिफिकेशन के पहले जो है ये प्रधानमंत्री देश के सामने संबोधन भी कर सकते हैं या प्रधानमंत्री देश के सामने कुछ बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। क्या आपको लग रहा है सुधांशु जी कि अगर CA आता है, क्योंकि ये होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी बोला है कि नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा, क्या आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर्टिकुलरली तृणमूल कांग्रेस और बंगाल के प्रतिद्वंदी इसको एक बहुत बड़ा हिंदू मुसलमान मुद्दा बना सकते हैं? सुधांशु जी। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी किस विषय पे बोलने वाले हैं, ना इस विषय की हम लोगों में से किसी को जानकारी, और बोलने का प्रयास करना अनाधिकार चेष्टा होगी। हाँ, अभी आपके संवाददाता जैसे बोल रहे थे कि मोदी जी सरप्राइज एलिमेंट लेके आते हैं, मैं इसको थोड़ा दूसरे रूप में कहना चाहूँगा कि सरप्राइज एलिमेंट की बजाय मैं कहूँगा कि मोदी जी की दृष्टि इतनी व्यापक होती है कि अक्सर हम लोग उस सोच तक सामान्य दृष्टि से जब विश्लेषण करते हैं तो उस व्यापकता के छोर तक नहीं सोच पाते हैं जो वो सोच के रखते हैं। जैसे अभी उन्होंने बताया कि नोटबंदी वाली घोषणा हुई थी, तो किसी को लगा हो, बाद में तो मोदी जी ने बोला था ना कि मैंने जनधन अकाउंट खुलवाए थे 2014 में, फिर उसके बाद में 2015 में DBT लेके आया था, DBT के बाद में मुद्रा योजना लेके आया था, फिर 16 में मैंने ये किया। अर्थात उन्होंने कहा एक पूरा रोड मैप था। अब समझने वाला नहीं समझ पा रहा था, उसमें कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। वो 2 साल से उसकी पृष्ठभूमि बन रही थी। आपको एक और मैं याद दिला दूं, शायद दर्शकों को याद ना हो, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अप्रैल का महीना था और यह मैसेज आया था कि 12 बजे प्रधानमंत्री जी दिन में घोषणा करेंगे। तब भी बहुत कयास लगाई गई थी, और उस समय क्या घोषणा हुई थी कि भारत ने अर्थ की लो ऑर्बिट में मूव करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को सटीकता से डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी प्राप्त कर ली थी, और यह प्राप्त करने वाले हम दुनिया के चौथे देश थे। अब कोई कहेगा इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी कि प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी थी? बड़ी बात इसलिए थी कि युद्ध के समय जब दुश्मन देश के जो सैटेलाइट्स हैं अगर वो यूज करेगा, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के पास सैटेलाइट नहीं है, चाइना के पास सैटेलाइट है, वो लो ऑर्बिट में आकर ही हमारी तमाम फोटोएं ले सकता है, हम चाहें तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यदि हमारे ऊपर कोई मिसाइल फेंका जाएगा तो लो ऑर्बिट में हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं भारत पे गिरने से पहले, इसलिए ये इतनी बड़ी बात थी। तो कई बार हमारी सोच वहां तक नहीं। सुधांशु जी आप बेसिकली जहां तक CA की बात में, सुधांशु जी मैं नहीं, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया, इसको मैं एक दिनेश वार्ष्णी को उसमें लाना चाहता हूं। बेसिकली आप कह रहे हैं कि देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, जो भी होगा वो दर्शकों के लिए, लोगों के लिए एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होगा, बट इन एसेंस ये एक बहुत कंप्लीट प्लानिंग 360 डिग्री प्लानिंग के तहत हुआ जाएगा। तो दिनेश वार्ष्णी जी, इस वक्त क्योंकि विद इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स प्रधानमंत्री बड़ी घोषणा करने वाले हैं, और वैसा कि मैं समझता हूं कि सूत्र जितनी भी बात करें, अल्टीमेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाट ही हैज इन हिज माइंड, इस टीम के दिमाग के अंदर रहता है, वो अल्टीमेटली देश के सामने रखा जाएगा। पर दिनेश वार्ष्णी जी ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि CA का नोटिफिकेशन कुछ ही समय बाद आने वाला है, ये सोर्सेज बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि पास्ट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी देश के सामने घोषणा रखी है तो उस हिसाब से देश का नैरेटिव भी पूरा सेट हुआ है। तो आपको लग रहा है दिनेश वार्ष्णी जी कि जो आने वाले 20 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने घोषणा करने वाले हैं, उससे आपके जितनी भी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस है वो भी इंपैक्ट पड़ सकती है? देखो प्रदीप जी, में हमारा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी जब भी ऐसी कोई घोषणा करते हैं इस देश की अर्थव्यवस्था को गिरा देते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे GST हो, और आज वो SBI के चुनावी बॉन्ड के चक्कर में इनकी सुप्रीम कोर्ट ने पिटाई कर दी है, ये नहीं देना चाहते थे, उसको छुपाने के लिए अब वो घोषणा करेंगे।
जो कि आप लोग भी डिस्कस नहीं करना चाहते। टेलीविजन ने सुबह लाइव दिखाया, उसके बाद चुपचाप बैठ गए। पूरी तरीके से डिस्कस किया दिनेश जी, पूरी तरीके से डिस्कस किया है, पूरी तरीके से डिस्कस किया। थोड़ा फैक्चुअली बस आपको करेक्ट कर रहा हूं, पूरी तरीके से बॉन्ड पे डिस्कस किया है। ये जी बोलिए। सारे टेलीविजन चैनल, अरे मैं सारे का नहीं जानता, जी न्यूज़ ने पूर्ण रूप से डिस्कस किया है। सारे चैनल ऐसे मैयत में बैठ गए हैं। बोलिए। चलिए अच्छा है, अगर आपने डिस्कस किया है तो और डिस्कस कीजिएगा। शाम को एक डिबेट इसी पे रखिएगा, चुनावी बॉन्ड पे। बोलिए। ये बेरोजगारी से ध्यान हटाने, देश की अर्थव्यवस्था गिरी पड़ी है उससे ध्यान हटाने, देश में बुरी हालत है शिक्षा का निजीकरण के कारण, देश में कृषि की बुरी हालत है, किसान बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, उन सब से ये ध्यान हटाएंगे। सरकारी नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सिर्फ घोषणा सरप्राइज एलिमेंट की बात करेंगे और वास्तविक समस्याएं जो हैं जनता की उस पर नहीं आएंगे। महंगाई, बेरोजगारी पे, इन पर नहीं आना चाहते हैं। ये क्या समस्या है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट पे क्या प्रॉब्लम है इनको, एमएसएमई छोटे और मझोले उद्योग मर गए उनको। तो आप बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं दिनेश जी। मैं चाहूंगा मैं एक सेकंड रुक जाइए दिनेश जी मैं नहीं, देयर आर दो साइड्स है इस पे। दिनेश जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सुधांशु जी कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से देश के सामने कोई भी बात रखते हैं इससे देश का नुकसान होता है। दिनेश जी की पर्सनल ओपिनियन है, बट फैक्ट्स ये कहते हैं कि जैसे कि अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, और इसी पे मैं चाहता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी आप एक 10 सेकंड्स का काउंटर दीजिए, उसके बाद में मैं ए.के. वाजपेयी जी और स्वयं पुरोहित जी के पास आने वाला हूं और राजकुमार भाटी के पास आऊंगा कि फैक्ट यह है कि क्या इस वक्त विपक्ष के लोग चिंतित हैं कि जो प्रधानमंत्री बोलेंगे उसके हिसाब से देश का मूड भी सेट हो जाएगा और 2024 के पहले अगर इन लोगों ने कोई भी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस करी होगी तो वो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस को कंप्लीटली धराशायी हो जाएंगे जो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करने वाले हैं। क्या ये चिंता है यहां पे ऑपोजिशन की? क्योंकि दिनेश वार्ष्णेय ये कह रहे हैं सुधांशु जी कि जब भी आप कुछ सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं उससे देश का नुकसान होता है। सुधांशु त्रिवेदी और स्क्रीन पे स्वयं पुरोहित और राजकुमार भाटी। देखिए मैं संक्षेप में सिर्फ 3 बिंदु में दिनेश जी का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। नोटबंदी से पहले भारत की इनफॉर्मल अर्थव्यवस्था 50 से 60% की थी, अब वो 18 से 20% पे आ गई है, जिससे सबसे ज्यादा लाभ जो हुआ है वो कामगार मजदूरों को हुआ है, श्रमिकों को हुआ है, क्योंकि जिनको कैश पे पैसे मिलते थे अब सबके अकाउंट्स खुल रहे हैं और छोटे छोटे कर्मचारियों के ईपीएफओ में अब एम्प्लॉय को भी देना पड़ रहा है, एम्प्लॉयर को भी देना पड़ रहा है। हर चीज होने से अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ है और गरीब लोगों का भी विकास हुआ है। वो उन्हें नहीं समझ में आता। दूसरा, संक्षेप में जवाब देता हूं। इन्होंने कहा एसबीआई के बॉन्ड की बात, तो मैं बताना चाहता हूं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात को लेकर, ठीक है, जो कोर्ट का निर्णय होगा वो शिरोधार्य है, पर भाजपा के बाद सबसे ज्यादा किसको मिला है? कांग्रेस पार्टी को 1133 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 1092 करोड़। भाई उन्होंने क्यों लिया? अगर उनका विरोध था तो उन्हें लेना ही नहीं चाहिए था। ये तो बढ़िया स्वयं जी आप हजार करोड़ रुपए हम ले लेंगे और उसके बाद आके कहेंगे। अब यहां मैं एक पॉइंट और कहता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी को लेने की क्या जरूरत है? जी मैं प्रोफेसर साहब हैं दिनेश वार्ष्णेय जी, बुरा न माने जी, मैं अब तो जो पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के आर्काइव्स उनमें तो अब साफ आ गया कम्युनिस्ट पार्टी को तो सीधे रूस से पैसा आता था। स्वयं पुरोहित जी, मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्टी, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की अब इनको चुप करिए ना। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सभी पार्टियों की एक डिबेट है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, डिबेट है ताल ठोक के। स्वयं जी एक सेकंड रुक जाइए। स्वयं पुरोहित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वयं पुरोहित जी और एक बात आऊंगा। सुधांशु जी आपने बात करी, मैं बताना चाहता हूं इस वक्त, एक सेकंड स्वयं जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मई 2015 को इस वक्त सुरक्षा बीमा योजना के वक्त में देश के सामने आए थे। टोटल पेंशन योजना की बात करूं 9 मई 2015 की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं स्वयं पुरोहित जी, चिंता या डर क्यों है? जीएसटी की तरफ बात करी, देश को उस वक्त जो है एड्रेस किया गया था। डिमोनेटाइजेशन की बात करी, देश को एड्रेस किया गया था। वैक्सीन की बात करी, देश को एड्रेस किया गया था। कोविड में 2 बार एड्रेस किया गया था। फार्म लॉज जब वापस लिए गए थे तब देश को एड्रेस किया गया था। तो स्वयं पुरोहित जी क्या चिंता है आपकी इस वक्त? घबरा रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? सुधांशु जी की बात का जवाब देंगे और ए.के. वाजपेयी जी को लेफ्ट में लाइए। मुझे जवाब देने का कुछ समय दीजिएगा, जैसा आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को दिया है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस घबराने वाली नहीं है। ममता बनर्जी जो हमारी नेत्री है ये घबराने वाली नहीं है, मगर देश संविधान से चलता है और ये जो संविधान की जो दमनकारी शक्तियां बैठी है उसके खिलाफ हमारी दीदी ने आवाज की है। ये क्या करते हुए देखिए, आपने डेमोनेटाइजेशन की बात की, नोटबंदी की बात की। नोटबंदी में मोदी जी फैलते 50 दिन का समय मांगा था। क्या माफी मांगेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी कि माफी मांगे प्रधानमंत्री जी देश की जनता के सामने कि 50 दिन बाद नोटबंदी वाज अ टोटल फेलियर?
ये टोटल फेलियर था और इनका पूरा करप्शन सामने आया। कौन सी वो बैंक थी जिसमें अमित शाह जिसके अंदर में पोस्ट में थे और वहां पे नोट बदले गए? गुजरात में कितने लोग थे? मगर कमीशन लेकर के आज भी 2000 के नोट रिजर्व बैंक के बाहर में पलटी हो रहे हैं। ये इनकी फैल है अर्थव्यवस्था, इनके फैल है बेरोजगारी के मुद्दे पर। 43% देश के युवा बेरोजगार है। इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए कभी सीए, सुनिए आप क्रोनोलॉजी को समझिए, 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के पास भेजा जाना था ये, मगर 6 महीने का समय बहुत होता है। मगर 2020, 2021, 22, 23, 24 चुनाव आता है। उस समय में चुनाव के पहले देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अब चेयर करेंगे नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी जी, और वो चुनाव कराएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे देश को। ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग थोड़ी है। स्वयं जी इस पे बस मैं एक पॉइंट आपको फैक्चुअली कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए। डाटा दिया, ठीक है, अब आपने अपनी बात रखी, मैं ए के वाजपेयी को लाना चाहता हूं। ए के वाजपेयी राजकुमार त्रिपाठी जी ने, आपने 40-45 सेकंड तक बोला। एक तरफ, एक सेकंड सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप दिनेश वार्ष्णी और राजकुमार भाटी हैं, सुधांशु त्रिवेदी ए के वाजपेयी हैं। मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा, पर ए के वाजपेयी और स्वयं जी, ए के वाजपेयी और राजकुमार भाटी के पास आना चाहता हूं। स्वयं जी फैक्ट बस ये इलेक्शन कमीशन वाले पे मैं कहना चाहता हूं, जो भी स्टेट भी इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है उसमें कोई कमेटी नहीं बनती है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कमेटी जो है वो बन रही है। आर्टिकल 324 के तहत जो है कमेटी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मैंडेटेड नहीं है, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी जब भी बनता है उसको भी उसके अंदर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्टेट के अंदर नियुक्त नहीं करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये फैक्ट है। अब मैं आपने अपनी बात रखी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ए के वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि भाई देश, इनके हिसाब से देश जो है वो नुकसान के अंदर है, और जो प्रधानमंत्री इस वक्त कहेंगे इनके हिसाब से, स्वयं जी के हिसाब से 100 नुकसान होने वाला है। इस पे ए के वाजपेयी जी आप क्या कहना चाहते हैं? ए के वाजपेयी, राजकुमार भाटी आप आ रहा हूं, सुधांशु जी आपके पास भी आ रहा हूं, स्वयं जी आपके पास आ रहा हूं काउंटर के। पहले ए के वाजपेयी और उसके बाद राजकुमार भाटी। प्रदीप जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं नई पारी की। देश के सबसे बड़े चैनल पे आपने ज्वाइन किया है, नई पारी की शुभकामनाएं। शुक्रिया शुक्रिया। और दूसरा देखिए, सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी का टारगेट है कि तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, और उसी को टारगेट रख के नजर में काम करते हैं। दूसरा टारगेट है कि देश का गरीब गुरबा, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सबको गरीबी से ऊपर लाना है, ये उनका टारगेट है। उसके बाद ये कि सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास हो। मतलब टारगेट को अचीव करने के लिए मोदी जी जो भी अनाउंसमेंट करेंगे, ये मान के चलिए कि देश के हित में होगी, विश्व के हित में होगी, और इंसानियत और समाज के हित में। मैं एक सुधांशु जी आपके पास में, राजकुमार भाटी और स्वयं पुरोहित जी के पास आना चाहता हूं। मैं दर्शकों को सुधांशु जी 18 दिसंबर 2003 की डेट याद दिलाना चाहता हूं। उस वक्त राज्यसभा के अंदर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि माइनॉरिटीज कंट्रीज लाइक बांग्लादेश के अंदर परसिक्यूशन उन्होंने झेला है, और ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हिंदुस्तान उनको सिटीजनशिप ग्रांट करे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा जा रहा है मनमोहन सिंह जी द्वारा 2003 18 दिसंबर को राज्यसभा के अंदर। तो ये पहले भी कहा गया है। तो अगर सीए को पॉलिटिकल इशू बनाया जाता है 2024 के इलेक्शंस के पहले, जैसा स्वयं जी के पार्टी के लीडर ने कहा कि हम बंगाल के अंदर सीए एनआरसी नहीं लागू होने देंगे, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अलग स्टैंड है? क्या ये राजनीतिक विवशताओं के कारण स्टैंड लिया जाएगा, या ये वोट बैंक के कारण स्टैंड लिया जाएगा, कि स्टैंड के अंदर मेरिट है? सुधांशु जी, स्वयं पुरोहित और राजकुमार भाटी। आ रहा हूं राजकुमार जी, मुझे पता है आपके पास अभी तक नहीं, आ रहा हूं। सुधांशु जी पहले आप, फिर आ रहा हूं। देखिए, जो आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान बताया, उसके अलावा मैं बता दूं, तरुण गोगोई जी के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार ने रेजोल्यूशन पास किया था अप्रैल 2014 में, और उसमें बहुत साफ साफ नाम लिखा हुआ था कि बांग्लादेश से आने वाले हिंदू और बौद्ध। और मैं आपको बताता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी ने कोझिकोड में 2010 में या 12 में अपने अधिवेशन में, उसका डिटेल भी बता दूंगा, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके क्लियर कट कहा है कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं उनको दिया जाना चाहिए। मजे की बात यह है कि ये सब पार्टियां अपने अपने प्रस्तावों में, अपने अपने सरकारों के द्वारा जो कुछ चीज पारित कर चुकी हैं उसी का विरोध करने को तुल आती हैं। इस कारण से यह मुद्दा सीए नहीं है प्रदीप जी, मुद्दा है कि जो पॉलिटिकल क्लास की क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है जनता की नजर में।
जो एक धारणा बनती जा रही है कि नेता अपनी बात पे टिकते नहीं हैं, कहते कुछ है और करते कुछ है, वो इन पार्टियों के आचरण के कारण होता है। कोई पार्टी जो पहले कहती थी कांग्रेस को, नहीं सुधांशु जी आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट किया है। वैसे आप कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी की बात है। स्वयं जी और अब मैं राजकुमार भाटी दोनों के पास आना चाहता हूं, ए के वाजपेयी के पास। देखिए स्वयं जी, मुझे लग रहा है कि आप गिरते जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, आपको काउंटर का मौका दे रहा हूं। मेरी बात, एक बार मेरा आर्ग्यूमेंट सुनिए। स्वयं जी, संदेश खाली के अंदर आपने इतना समय लगा दिया था, ये जिनने हिंदू माता बहनाओं के ऊपर अत्याचार किया, ये व्यक्ति शेख शाहजहां, और ये ऐसे घूम रहा था जैसे कि आप मानिए कि वो कोई दबंग व्यक्ति है, ना उसको हैंडकफ किया गया था। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने आपको ऑर्डर करा था कि आप इसको ईडी को दीजिए। फिर आज आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और आपने कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया। उसके बाद भी ये शेख शाहजहां को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, उसको केंद्रीय जांच एजेंसी ही इन्वेस्टिगेट करेंगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि सीए के अंदर भी अगर आप उसको बंगाल के अंदर लागू नहीं होने देते, तो अल्टीमेटली क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसकी बात गुलजारी लाल नंदा ने एज होम मिनिस्टर 1964 के अंदर करी थी, तो आपको नहीं लगता कि आप इस विकेट पे भी वीक हो जाएंगे? आपको नहीं लग रहा कि आप इस वक्त स्वयं पुरोहित जी इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो संवैधानिक है, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं? स्वयं पुरोहित जी, आप मेरे को रिबट करिए। बहुत सारे मुद्दे, हाँ बोलिए। आपने बहुत सारे मुद्दे एक साथ में बोले। नहीं, मैं सेंस बोल रहा हूं कि आप जो है फैक्ट्स के साथ अलग जा रहे हैं। सीए कॉन्स्टिट्यूशनल है। बोलिए। आप इंटरेक्ट मुझे नहीं, मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। राजकुमार भाटी जी आपके पास। पार्टी ने जिस तरह से हर चीज का राजनीतिकरण करने की बात करती है, आज साझा से एक जेल के अंदर में है, रेस्ट्रिक्शन था उसके ऊपर में, जिस दिन रेस्ट्रिक्शन हटाया हाई कोर्ट ने, अगर कोर्ट अपना काम कर रहा था, पुलिस ने उसको पकड़ा था, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, मगर भारतीय जनता पार्टी को इसको चुनावी मुद्दा बनाना है। जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बलात्कारी व्यक्ति की सजा जेल में होनी चाहिए, मगर बृजशरण सिंह जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में मोदी का परिवार जैसे वक्त लिखते हैं, उस समय इनकी बोलती बंद हो जाती है। देखिए, बलात्कार हिंदू और मुसलमान नहीं होता है, बलात्कारी होता है। क्या शेख शाहजहां बलात्कारी है? क्या शेख शाहजहां बलात्कारी है? नहीं। क्या शेख शाहजहां बलात्कारी है? कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई नहीं। क्या शेख शाहजहां बलात्कारी है? नहीं, आपने बोला बलात्कारी हिंदू या मुसलमान नहीं होता, तो मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या शेख शाहजहां बलात्कारी है, हाँ या ना? की बात की है, ये जो हिंदू और मुसलमान, नहीं सुनिए मेरी बात, नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मुसलमान करके देश को विभाजन करने जा रहे हैं, इस बात का विरोध है। हिंदू और मुसलमान हर बात में क्यों होगा? स्वयं जी, सीए भी अगर लागू होगा, देखिए देश की जनता ने, सुनिए, देश की जनता को ने चुन करके भेजा है मोदी जी को। स्वयं जी डिबेट मत करिए, मेरा वापस से सीधा सवाल है, मैं आपने ही बोला है पॉइंट को, मैं आपसे सहमत हूं। सुनिए, मैं राजकुमार भाटी के पास आ रहा हूं, स्वयं जी 5 सेकंड मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कंप्लीटली सहमत हूं कि बलात्कारी हिंदू मुसलमान नहीं होता। अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूं, और ये मैं नहीं पूछ रहा, कि देश की जनता डाल ठोक के पूछ रही है कि क्या शेख शाहजहां स्वयं पुरोहित टीएमसी स्पोक्स पर्सन के हिसाब से बलात्कारी है, हां या ना? कोई भी व्यक्ति, कोई नहीं, ये व्यक्ति जिसके ऊपर में बलात्कार का, सुनिए मेरी बात सुनिए पहले, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बृजशरण सिंह हो, चाहे शेख शाहजहां हो, वो अगर उस पर बलात्कार का आरोप लगता है, देश की बच्चियां अगर बलात्कार का आरोप लगाती है, तो ये सुधांशु त्रिवेदी जी को भी कान खोल के सुन लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को जेल में डाल करके जांच होनी चाहिए, जो कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है, मगर देश में केंद्र में अमित शाह की बैठी हुई होम मिनिस्ट्री मैंने आपसे नहीं कर रही। सुधांशु जी चीज की बात करते हैं, ये बलात्कार की जो बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस, मगर वही तृणमूल कांग्रेस का चोर नेता चापस राय, जिसके घर में 12 जनवरी को ईडी आती है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ लेता है तो वो सुधांशु जी फैक्ट ये है। और मैं राजकुमार भाटी के पास आ चाहता हूं। देखिए स्वयं पुरोहित जी, मैंने आपसे सीधा पूछा था, सुनिए मेरी बात, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, मैंने आप सुनिए मेरी बात जी, आपने अपनी बात रख ली, पर इस वक्त आपने अपनी बात रख ली, पर सवाल यह है कि जब मैंने आपसे डायरेक्टली पूछा सुधांशु जी, और राजकुमार भाटी भी स्क्रीन पाएंगे, कि क्या शेख शाहजहां बलात्कारी है कि नहीं है, ये डायरेक्टली नहीं बोल पाए कि इनके नजरिए में शेख शाहजहां, जिसकी सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई, जिसकी हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई, जिसको हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा कि केंद्र जांच एजेंसी के पास उसको भेजना चाहिए, ये व्यक्ति जो इतने समय तक जो है वो पकड़ा नहीं गया था, वो एक बलात्कारी है, प्राइमा फेसी एविडेंसेस उसके खिलाफ है। तभी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब प्ली गई और उसके अरेस्ट को चैलेंज किया गया, बंगाल सरकार की प्ली को डिसमिस
मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया, किसी लोअर कोर्ट ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो क्या यहां पे तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही? सुधांशु त्रिवेदी और राजकुमार भाटी, आ रहा हूं स्वयं जी आपके पास। सुधांशु जी देखिए, स्वयं पुरोहित जी ने जो बात कही प्रदीप जी, उसका मर्म समझिए। बंद करो यार। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, बलात्कारी हिंदू मुसलमान नहीं होता, पर उनकी नजर में जानते क्या है, बलात्कारी मुसलमान नहीं होता, बाकी कोई भी होता। वो शाहजहां शेख है, तो शाहजहां शेख को जो प्रोटेक्शन था, वो शाहजहां शेख तो एक फिनोमिना है, और वो फिनोमिना ये है जिसको उत्तर से दक्षिण तक प्रोटेक्शन प्राप्त है। क्यों? अरे कश्मीर में ये कहा गया था कि हिंदुओं अपने घर से छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, उसके बाद उन बलात्कारियों का कैसा मान सम्मान किया जाता था। इस ढंग के आह्वान का समर्थन करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के बातें की जाती थी। बलात्कारी मुसलमान नहीं होता है, बलात्कारी। और सुनिए, बांग्लादेश में 1992 के बाद जो घटनाएं हुई थी, जिसके ऊपर महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के ऊपर तस्लीमा नसरीन ने किताब लिखी थी, लज्जा, जब वो भागकर बंगाल में आई थी, तो क्या हुआ था? कम्युनिस्टों ने बजाय प्रोटेक्शन देने के उनको वापस भेजने की बात कही, क्योंकि बलात्कारी मुसलमान नहीं होता है। अगर सुनिए, केरल में जिस समय चाहे ओमन चांडी हो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं लव जिहाद की बात, और वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं, मगर इनकी नजर में बलात्कारी मुसलमान नहीं होता है। पुरोहित जी, दिल की बात जुबान पे आ गई, आपने बिल्कुल सही कहा है, बलात्कारी हिंदू मुसलमान नहीं होता, मगर आपके दिल में मुसलमान बलात्कारी। के बलात्कारियों को छोड़ करके उनको माला पहनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, बिल्किस बानो के बलात्कारियों का सम्मान करने वाले ये हिंदू मुसलमान की बात करके गुमराह कर रहे हैं। बलात्कारियों का सम्मान किसने किया? किसने किया? उन्नाव में किसने किया? हाथरस में किसने किया? आप जवाब दीजिए। आप बिल्किस बानो को हाई कोर्ट गुजरात ने छोड़ा, राजकुमार भाटी, दिनेश वाशनी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई। 10 सेकंड जनता पार्टी के नेता उनको मंच पे बुला के माला पहनाते हैं, और बलात्कारियों को आप बचाते हैं। शरण सिंह जी 10 सेकंड। शरण सिंह लिखते हैं, मैं मोदी का परिवार हूँ। सुनिए, आप ऐसे परिवार में ऐसे लोगों को रखते हैं। बिल्किस बानो के नहीं, आप मुझे ये बात बताइए। अरे भैया बोल रहे हैं, आप बोल चुके हैं भाई, 1 सेकंड में काउंटर दे रहा हूं। 10 सेकंड का काउंटर मुझे दिनेश वाशनी और के बाद बोल चुके हैं ना, रिपीट कर रहे हैं आप उस बात को। आप मेरा सवाल सुनिए, आप मेरा सवाल सुनिए सिर्फ, कि जिस समय वो बच्ची साक्षी मलिक या वो बैठ करके करा रही थी दिल्ली की सड़कों पर, उस समय आपको बृजशरण सिंह को जेल में डालना। सुधांशु जी आपको समझ में नहीं आया कि ये व्यक्ति जवाब दे रहे हैं? वो जवाब दे रहे हैं। दिनेश वाशनी के पास आ रहा हूं मैं, एक वाजपेयी जी आपके पास भी आ रहा हूं। सुधांशु जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अच्छा ठीक है दायित्व चलता है, इसलिए मैं 1 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी जी के पास आ रहा हूं। उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय के अंदर एक बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कुछ ही मिनट के अंदर बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। के वाजपेयी जी और दिनेश वाशनी जी आपके पास आ रहा हूं, पर 10 सेकंड सुधांशु जी आप स्वयं पुरोहित जी की बात का जवाब दीजिए। सुधांशु जी बस एक ही लाइन में बोलता हूं। मैंने जो अपनी बात कही, पुरोहित जी की बात में फिर कायम हूं। जो बिल्किस बानो के बलात्कार के आरोपी थे वो तो 14 साल जेल में रह के आए, पर मैंने कहा था बलात्कारी मुसलमान नहीं होता, इनको मुस्लिम महिला से भी नहीं ध्यान आता है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में एक महिला थी इमराना, उसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया, तो मौलवी ने फतवा जारी कर दिया कि अब आज से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई, और सब चुप रहे। मौलवी जलवाए जलाल से मौलवी रहा, क्योंकि बलात्कारी मुसलमान नहीं होता। पुरोहित जी, कोई चू बोला हो तो बताइएगा। सेकुलरिज्म का सूरमा 2011-12 की घटना है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिला से हुए बलात्कार की, उस पे भी चुप्पी साध लेते हैं। बस यही अंतर है, बलात्कार को वोट के तराजू पे तौला जाता है। इसीलिए चूंकि संदेश खाली में आदिवासी महिलाएं हैं, उनको तौल के देखा जाता है। ये वोट दिनेश वाशनी जी और एके वाजपेयी जी साथ आके खड़े हो। त्रिवेदी जी देख सुनिए, स्वयं जी मैं स्वयं जी देखिए, आपने बात बोली, सुधांशु जी ने बोली, आप दोनों को इक्वल समय दिया गया। मुझे एक बार दिनेश वाशनी जी के पास आना है। नहीं, दोनों को इक्वल समय दिया। एक के वाजपेयी जी और दिनेश वाशनी तब से इंतजार कर रहे। स्वयं जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, निश्चिंत हो जाइए, आ रहा हूँ मैं। पर पहले मुझे एक बात, स्वयं जी आ रहा हूँ, स्वयं जी मैं स्वयं आपके पास आऊंगा, निश्चिंत हो जाइए। मैं दिनेश वाशनी जी और एके वाजपेयी जी के पास आना चाहता हूं, मैं आऊंगा आपके पास। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं तुष्टीकरण के खिलाफ हूं और मैं संविधान के साथ हूं, इस पे तो कोई असहमति नहीं है। और मैं ये कह रहा हूं कि जब पास्ट के अंदर सीए की बात एके वाजपेयी जी और दिनेश वाशनी जी इस देश के होम मिनिस्टर रह चुके गुलजारी लाल नंदा कर चुके हैं, तो सीए पे राजनीति क्यों हो रही है?
सीए पे क्यों कहा जा रहा है ममता बनर्जी द्वारा कि हम सीए एनआरसी बंगाल के अंदर लागू नहीं होने देंगे? क्या इसके पीछे वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं ए.के. वाजपेयी जी और दिनेश वार्ष्णेय। पहले दिनेश वार्ष्णेय, फिर ए.के. वाजपेयी। दिनेश वार्ष्णेय 30 सेकंड, फिर ए.के. वाजपेयी। ए.के. वाजपेयी आपके पास, पहले दिनेश जी आप आइए, फिर ए.के. वाजपेयी। देखिए प्रदीप जी, जो मौजूदा सीए को ये लाना चाहते हैं, वो सीए को लाना चाहते हैं कम्युनल एंगल से। इसमें जिस तरह से इसमें सबको शामिल करेंगे, पर इनकी कट ऑफ डेट को ये फॉलो नहीं करते। ये खुद असम में एक टाइम में उस बात को नहीं मानते थे। अब असम में क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि हम इनकी गवर्नमेंट है, इसलिए ये हम इसके खिलाफ हैं। हम इस सीए को अब नहीं मानेंगे। जब ये डालेंगे हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे। जहाँ तक रेपिस्टों की बात है, तो बापू आसाराम और बापू ये राजा राम रहीम जो है, ये हरियाणा वाला, इसके यहाँ सजदा पैवस करने तो मोदी जी भी गए थे, बीजेपी के नेता गए थे, सारे एमएलए के कैंडिडेट। मेरा पॉइंट ये है 100% एमएलए के कैंडिडेट हरियाणा के उसका यहाँ पैर छूने गए, उससे चंदा लेते रहे हैं। ये इनके रिकॉर्ड्स निकलवा लो सारे सीआईडी से, वो पता लग जाएगा कि किसने चंदा लिया है। तो सिर्फ बीजेपी वाले लेते थे। एक वाजपेयी इनके यहाँ तो सारे रेपिस्ट परिवार है मोदी जी का। जहाँ तक जी प्रदीप जी, देखिए, जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, आपको याद होगा कि वहां तो ममता बनर्जी का खुद का स्टेटमेंट था कि भैया जो कट मनी ली है वो वापस कर दीजिए। मतलब वहां कट मनी ली जाती है, आपको याद होगा। वो ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया अपने वर्करों को, अपने ऑफिस लीडर्स को, कि भैया जिसने कट मनी ली है वो वापस करें। दूसरा केस आपको याद होगा, जब वहां के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ केस बना था और सीबीआई गई थी अरेस्ट करने, तो उन्होंने पुलिस लगा दी थी, बंगाल पुलिस, सीबीआई के हेडक्वार्टर में जहाँ स्टे कर रहे थे वो लोग, और उनको कानून से काम नहीं करने दिया था, अरेस्ट नहीं करने दिया था, और खुद धरने पे जाके बैठ गई। किस ममता बनर्जी की बात कर रहे? तुष्टीकरण में तो वो जानी ही जाती हैं। और अभी सुधांशु जी ने जो बताया ये हकीकत है। देखिए, क्राइम को क्यों डिफेंड करोगे आप? क्राइम ये अभी क्या किया, हाईकोर्ट ने सीबीआई को इंक्वायरी ट्रांसफर की, वाजपेयी जी, और ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मुझे मांगिए ना, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात स्वयं जी के सीएमडी का इस्तीफा मांगे सरकार। स्वयं जी देखिए, वो इस्तीफे की बात अपन दूसरे में करेंगे अभी। अरे बंगाल से एसबीआई की तरफ चले गए दिनेश जी, मैं बात बंगाल से एसबीआई की तरफ चले गए। एसबीआई पे डिबेट करेंगे तब एसबीआई की बात करेंगे। मैं सुधांशु जी, स्वयं जी, दिनेश जी, ए.के. वाजपेयी जी, एक बात कह रहा हूं कि भाई मैं तुष्टीकरण के खिलाफ हूं, संविधान के पक्ष में हूं, मैं कम्युनलिज्म के खिलाफ हूं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के पक्ष में हूं। अब इसमें तो हम चार सहमत हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूं सुधांशु जी और स्वयं जी, आप दोनों से, स्वयं जी और सुधांशु जी डिबेट में आए, और पहले स्वयं जी आप आए, फिर सुधांशु जी आप आएंगे रिबट करने, कि भाई सीए की जब बात अगर करी जा रही है, मैं मान लेता हूं कि आज अगर जैसे सोर्सेज कह रहे हैं कि सीए का नोटिफिकेशन आएगा, जो इस वक्त मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि ये कम्युनल कैसे है स्वयं जी, जब ये इंडियन सिटीजन पे लागू होता ही नहीं है, जब एक भी ये भारतीय नागरिक पे सीए लागू होता ही नहीं है, तो आप ऐसा क्यों, आपकी लीडर कह रही है कि बंगाल के अंदर सीए एनआरसी नहीं लागू करने देंगे? स्वयं जी आप, और फिर सुधांशु जी आपके पास आ रहा हूं मैं। स्वयं जी और सुधांशु जी स्क्रीन पे। स्वयं जी 30 सेकंड, स्वयं जी, फिर सुधांशु जी, रिबटल 30 सेकंड। जब से जी पिछले 10 सालों से व्हाट्सएप मोबाइल में जो मैसेज आते हैं 10 साल से कि बांग्लादेशी रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंग्या, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो एक ऐसा माहौल बना रखी है कि जो पंजाबी है वो खालिस्तानी है, जो मुसलमान है वो पाकिस्तानी है, जो बंगाली है वो बांग्लादेशी है। तो ये जो बंगाल को खराब करने के लिए, बंगाल को बदनाम करने के लिए बंगाल में आते हैं इनके नेता, सुनिए, इनके नेता ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ते हैं। बंगाल में ये नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में, अगर आपको याद होगा सुधांशु जी, कि कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के सक्सेसफुल लॉन्च के बारे में जो लोअर ऑर्बिटल के अंदर हुआ था, उसके बारे में भी उन्होंने देश को इसी तरीके की जानकारी दी थी। तो अल्टीमेटली साइंटिफिक टेम्पर की बात की गई है, डीआरडीओ को धन्यवाद किया गया। तो यहां पे सीए की बात चल रही थी, किसी और की बात चल रही थी, ये डीआरडीओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद किया है। मेड इन इंडिया को आगे ले जाने की बात की गई है। इंडिजिनसली बिल्ड अग्नि 5 मिसाइल की MRTB टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली टेस्ट हुई है। सुधांशु जी और स्वयं प्रोरेज जी, कोई सीए के बारे में बात नहीं हुई है। सुधांशु जी
देखिए मैंने आपको आ रहा हूं स्वयं जी, आ रहा हूं स्वयं जी, आ रहा हूं 2019 में आ रहा हूं स्वयं जी, आ रहा हूं टारगेट। अब मैं दर्शकों से बताना चाहता हूं, बधाई की चीज है, ये हमारे वैज्ञानिक है, देश के वैज्ञानिकों ने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए देशवासियों को, पूरे देशवासियों को बधाई। जी बोलिए स्वयं जी। सुधांशु जी। हाँ बिल्कुल, मैं स्वागत करता हूं जो स्वयं पुरोहित जी ने कहा, आंशिक स्वागत। पूर्ण स्वागत ये होना चाहिए कि साइंटिस्टों के पास बहुत क्षमता थी हमारे, बस उस क्षमता को प्रकट करने का समय नहीं मिलता था। मिसाइल मैं ईमानदारी से कह रहा हूं आज से नहीं बन रहे, कांग्रेस के जमाने से बन रहे थे, पर हमारे यहाँ फाइटर प्लेन नहीं बन पाते थे। ये बात किसी को हजम होने वाली है सर। मिसाइल बनाने वाला देश असॉल्ट राइफल नहीं बना सकता था। ये हजम होने वाली बात है। इसका मतलब हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता का उपयोग नहीं होता था। मोदी आने के बाद हमने आईआईटी की बात की, अब पूरी बात सुनिए सर, बीच में बार-बार डिस्टर्ब मत करिए। हो गया, आप लगातार स्वयं जी भाई खुद एक चीज से मुझे सुधांशु जी 5 सेकंड, एक सुधांशु जी 5 सेकंड। स्वयं जी आपने एक बात बोली कि हमने मंदिर बनाने की बात नहीं करी। इसरो के खुद के चेयरपर्सन सक्सेसफुल लॉन्च के पहले मंदिर जाते हैं, तो जो व्यक्ति मंदिर जाता है उसका साइंटिफिक टेम्पर अवैज्ञानिक नहीं है। ये बात देश समझ जाए। सुधांशु जी अरे सुनिए अरे सुनिए जवाब सुनिए। जब आप सवाल करते हैं तो जवाब सुनिए कि सवाल का जवाब यह होता है कि मंदिर बनाइए, मंदिर तो बने हुए हैं देश के अंदर में, आप पूजा करिए, मंदिर की पद्धति की कोई विरोध नहीं होता है। मगर देश का अगर पहला प्रधानमंत्री अगर मंदिर बनाने में लगा रहता तो यह इसरो की स्थापना कौन करता, आईआईटी कौन बनाता, यह देश को आप इतने सेल में ले जाते। सुधांशु जी के भारतीय जनता पार्टी और सुधांशु जी इसकी बात करता हूं, ये कैसी बात हो गई मंदिर बनाने में लगा होता, ये कैसी बात हो गई मंदिर बनाने में लगा होता। ये इसरो का विरोध करने वाले लोग हैं, ये लोग इसरो का विरोध करने वाले लोग हैं। जी भारतीय जनता पार्टी ने साइंस का हमेशा विरोध किया है। वैसे देखिए स्वयं पुरोहित जी, अब मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, अब आप बीच में मत बोलिएगा। आप बोलते मैं एकदम शांति से सुनता रहता हूं। जो अभी आपने अद्भुत ज्ञान दिया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री ने किया, तो मैं बताना चाहता हूं इस देश का पहला पावर प्रोजेक्ट 1892 में बना था महाराजा मैसूर ने, शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट कर्नाटक में। अब सुनिए, इस देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर 1916 में बन गया था। सीवी रमन को नोबेल प्राइज फिजिक्स का मिल गया था आजादी से पहले। विश्वेश्वरैया देश के साइंटिस्ट आजादी से पहले बन गए थे। और होमी भाभा जाकर न्यूक्लियर रिसर्च 1942-45 में, हर चीज देश के पहले प्रधानमंत्री ने किया। जैसे उससे पहले भारत की मेधा घात छोड़ रही थी। और सुनिए, अभी 2012 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने यह कहा है कि एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन को जो बल्ब बनाने का श्रेय दिया जाता है, बराबर से वो श्रेय उनको बोलने दीजिए, साइंटिस्ट जेसी बोस को भी है। अब फिर बीच में चिल्लाने लगे, स्वयं जी उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, स्वयं जी बोलने दीजिए, स्वयं जी बोलने दीजिए। देखिए स्वयं जी बोलने दीजिए, हो जाती है नेहरू जी का नाम लेने से। एक सेकंड स्वयं जी, नेहरू जी का नाम लेने से तकलीफ हो जाती है। नहीं, एक करके भाई, नेहरू जी के लिए आप काहे प्राण दिए जा रहे हो? कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिए हो भाई। सुधांशु जी वर्सेस स्वयं जी, सिर्फ मोदी के करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। सुधांशु जी आ रहा हूं, एक वाजपेयी और दिनेश वाजपेयी, सुनिए। मगर यहाँ पे 20 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, मोदी की जो गारंटी है वो जीरो गारंटी है। ये क्या तरीका है प्रदीप? स्वयं जी आप एक सेकंड, स्वयं जी हेकल मत करिए, पहले खुद बोलता है फिर भी स्वयं जी देखिए, अगर स्वयं जी आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं, आप बीजेपी जब बोल रही है तब मत बोलिए ना। मैं कह रहा हूं जब आप एक सेकंड स्वयं जी कम ऑन स्वयं जी रिलैक्स करिए ना, रिलैक्स करिए, पानी पीजिए, रिलैक्स करिए। क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं, क्यों इतना वर्कडअप हो रहे हैं, इतना बार बोल रहे हैं आप। अब मैं स्वयं जी से स्वयं आप सुधांशु, अब सुनिए, मैं बिल्कुल बंगाल की बात रिलैक्स करिए, जो किया मोदी की गारंटी जो जीरो गारंटी, रिलैक्स करिए स्वयं जी। सुधांशु जी 20 सेकंड का रिबटल कर रहे हैं, 20 सेकंड का रिबटल सुधांशु जी का नहीं दिखते हैं। अरे स्वयं जी देखिए, मैं फेडर डाउन नहीं करता हूं, मैं आपको तीसरी बार बोल रहा हूं, पहली नहीं दूसरी तीसरी बार। अब शांत हो जाइए। सुधांशु जी 20 सेकंड रिबटल करें, मुझे एके वाजपेयी और दिनेश वाजपेयी के पास आना है। सुधांशु जी अब मैं बताना चाहता हूं भाई, इन पार्टियों के अंदर निर्लज्जता की पराकाष्ठा। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं 21वीं सदी की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज जानते क्या हुई है? जुलाई 2012 में सन लेबोरेटरी में जो मूलभूत पार्टिकल ब्रह्मांड का खोजा गया, जिसे चालू भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, जिसका असली नाम है हिग्स बोसॉन। ये दो साइंटिस्टों के नाम पे, पीटर हिग्स ऑफ इंग्लैंड और सुनिए स्वयं जी, वो बंगाल के थे। बोसॉन नाम है भारत के साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे, जिन्होंने इसकी अवधारणा कब दी थी? 1945-50 में।
मान्यवर वो अविभाजित बंगाल में बहुत बड़े प्रोफेसर थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उनको इतना क्रेडिट दिया गया है। आप बंगाल वालों को भी लेट डाउन करने में लग जाते हैं। जेसी बोस को 2012 में बराबर का क्रेडिट दिया गया जगदीश बोस देखिए बनाने का। देखिए दिनेश वार्ष्णेय जी, मैं तो कह रहा हूं नेहरू ये डिबेट में भारत के सारे डिबेट करने जाओ, डिस्क्रेडिट करने में लग जाते हैं। डिबेट करने जाओ, भारत में मेधा नहीं थी, वो भारत जहां पर आर्यभट्ट हुए, जहां पर सुश्रुत हुए, जहां पे चरक हुए, जहां भास्कराचार्य हुए, लीला और वैदिक काल में सूर्य सिद्धांत की जो गणना की गई वो आज तक नहीं की जा सकती। एकदम मैं ये पॉइंट कह रहा हूं दिनेश वार्ष्णेय जी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ठीक है, देखिए स्वयं पुरोहित जी, दिनेश वार्ष्णेय जी, बंद होते हैं मान्यवर। वो साइंटिस्ट जो नासा ने आज किया उसके एग्जैक्ट कैलकुलेशन होता है। एके वाजपेयी और दिनेश विदेशी मानसिकता देखिए आबद्ध है, अगर को भारत की कोई अच्छी बात अच्छी अगर सुधांशु जी देखिए, अगर हम लोग नेहरू जी की विफलताएं और सफलताओं पे डिबेट करेंगे तो वो एक अलग डिबेट हो जाएगी, जिसपे यह भी पूछा जाएगा कि यूएनएससी की मेंबरशिप गिफ्ट करके जाके चाइना को दे दी गई। इस पे यह भी पूछा जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन करने के बजाय जो है वहां पे शेख अब्दुल्ला को बैठा दिया गया और कैसे सेपरेटिज्म की जो बीज है वहां पे जड़े गए। वो अलग डिबेट है, वो उसमें हम फैक्चुअली अलग डिबेट करेंगे। पर मैं ये कह रहा हूं स्वयं पुरोहित जी, लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, क्योंकि ये जो मिसाइल है एके वाजपेयी जी और साथ में दिनेश जी, ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंट्री पॉइंट मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मतलब अगर दुश्मन अलग अलग कोनों से, एके वाजपेयी जी और दिनेश वार्ष्णेय जी, अगर वो अलग अलग कोनों से हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने का प्रयास भी करे तो इसकी क्षमता यह है कि वो मल्टीपल एंगल से उसको विफल कर सकती है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के पक्ष में बहुत बड़ा कदम है, इसको हमें स्वागत करना चाहिए। दिनेश वार्ष्णेय, एके वाजपेयी, पहले दिनेश वार्ष्णेय और फिर एके वाजपेयी, स्वागत करते हैं कि नहीं दिनेश जी आप? देखिए बिल्कुल, डीआरडीओ के साइंटिस्टों को सीपीआई की तरफ से हार्दिक बधाई, और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में और भी इंडिजीनियस सफलताएं हमें मिलेंगी इस विज्ञान के क्षेत्र में। MIRV एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसके बहुत है। बेशक इस हथियारों की होड़ बढ़ेगी, परंतु हमें अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्वक संबंधों को टेबल के पर जाके बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हथियारों की होड़ से देश की जनता के विकास के कार्यक्रमों में नुकसान पहुंचता है। एक और बड़ी बात बताना चाहता हूं दर्शकों को, एके वाजपेयी जी, ये टेक्नोलॉजी रविंदर जी के पास आ रहा हूं मैं, पर एके वाजपेयी जी 20 सेकंड्स के लिए मैं आपके पास आना चाहता हूं, फिर रविंदर जी के पास आ रहा हूं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यूएसए, अमेरिका के पास, यूके के पास और फ्रांस के पास है। मतलब यूएस, यूके और फ्रांस के बाद अगर कोई चौथा देश है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है वो एके वाजपेयी जी, हिंदुस्तान है। ये बहुत बड़ी बात है एके वाजपेयी जी। तो ये बधाई के पात्र हैं प्रधानमंत्री जी। पिछले 9 सालों में जो इन्होंने 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई, चौथे में शास्त्रों में, आर्मी में सबसे टॉप पे, चौथे नंबर पे आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा अभिमान की और सम्मान की बात क्या होगी। और ये जब होता है जब प्रोत्साहन दिया जाए, टाइम से फंड रिलीज किए जाए, सबकी पीठ थपथपाई जाए और उनको ये लगे कि देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़ा है, तब ये कामयाबियाँ आती हैं। खाली कहने से नहीं होता काम, जुटना पड़ता है, सही नीयत से, सही नीति से, साफ दृष्टि से, और विजन होना चाहिए क्लियर कि हमको देश की सुरक्षा में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना है। ये उसी का नतीजा है। बार बार बधाई प्रधानमंत्री को। मैं आप तीनों के साथ में देश की जनता को बिल्कुल, एके वाजपेयी जी, एके वाजपेयी जी, दिनेश जी और स्वयं जी, मैं आप तीनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।